देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम अमीर खुसरो जी की ये सखी जो पूरक पठन है इसकी जानकारी देखेंगे। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे ये अमीर खुसरो जी है कवि, इनके बारे में हम पहले जानकारी देखेंगे। कवि की जानकारी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 पटियाली यटा उत्तर प्रदेश ग्राम में हुआ। खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन। देखो, जब वे पैदा हो गए तब पिताजी ने उन्हें सूफी दरवेश के पास ले गए और उसी सूफी दरवेश ने उनकी भविष्यवाणी की, यह बेटा आगे चलकर प्रसिद्ध विद्वान से भी 2 कदम आगे निकल पड़ेगा। और कुछ दिन बाद, यानी कुछ साल बाद, जब अमीर खुसरो 7 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का देहांत हुआ। बचपन में पिताजी के लाड़ प्यार से वो वंचित रहे। अमीर खुसरो बुद्धिमानी थे। वे बचपन से यानी 12 साल की उम्र में ही कविता करते रहे, लिखते रहे। खुसरो को फारसी के प्रधान कवि माने जाते हैं। उनका लेखन बेहद सुंदर था। खुसरो साहित्यकार होने के साथ साथ इतिहासकार, गणितज्ञ, संगीतकार भी थे। जब वो अनेक भाषाओं में लिखते रहे तब बादशाह जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को फारसी कविता से प्रसन्न होकर अमीर का किताब दिया। खुसरो जी शेरो शायरी एवं काव्य रचना में अधिक मन लगाए करते थे और खुसरो जी तबला और सितार का भी उन्होंने आविष्कार किया। वे भाषाओं के स्वामी थे। हिंदी, हिंदवी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी में उन्होंने लेखन किया। वे आदिकाल के कवि माने जाते हैं। फारसी भाषा के वे प्रधान कवि भी माने जाते हैं। वे कहा करते थे, मैं हिंद का निवासी हूँ। अवधी खड़ी बोली के साथ साथ अनेक भाषाओं का ज्ञान उन्हें था। जिस भाषा में वे रचना करते थे उस भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जिसकी वो प्रमुख कृतियां हैं, दोहे है, घरेलू नुस्खे है, मुकरियाँ है, दुसुकने है, ढकोसले है, अनमेलियाँ है, जैसी कि उलट बासियाँ। ऐसे साहित्य वो लिखते रहे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा निर्माण करने के लिए वो प्रयत्नरत रहे एवं राष्ट्रीय एकता, प्रेम सौहार्द के लिए उन्होंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया। और जो उन्होंने हमें एक साहित्य भंडार मुकरियाँ और पहेलियों का दिया है, आज भी बड़े चाव से, बड़े प्रेम से सभी के दिलो दिमाग में अमीर खुसरो जी है। यह इस हम ये सखी में
जो प्रचलित पहेलियों का एक रूप है मुकरियाँ, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। तो ये मुकरियाँ क्या होती है, जो कि हम उसे देखने वाले हैं। मुकरियाँ वे होती है, पहले सखी बात करती है, कहती है, और जब दूसरी सखी साजन के लिए पूछती है तब वह सखी बात से मुकर जाती है, पलट जाती है। देखो, उस बात को नकारती है कि वो साजन नहीं है करके। तो ये सखी में हम क्या सखियों में संवाद हुआ है और सखी कैसी पलट जाती है, इसकी जानकारी देखेंगे। तो अमीर खुसरो जी बहुत बड़े साहित्यकार रहे, जिनकी हम ये सखी, ये मुकरियाँ देखेंगे। तो हम एक एक मुकरियों का ब्यौरा देखेंगे। पहली मुकरियाँ है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। पहले शब्दार्थ देखेंगे। भोर यानी तड़के तड़के, अचरज यानी आश्चर्य, तारा यानी रात में आने वाला। देखो, यानी इस मुकरिया में रात समय वह मेरे आवे, नायिका अपने सखी से कहती है कि देखो, रात के समय वह मेरे पास आता है, और भोर भय यानी कि बहुत बड़े पहट के समय तड़के तड़के अपने घर चला जाता है। ये सबसे आश्चर्य की बात है, अलग ढंग की बात है। तब सखी आश्चर्य से पूछती है उसकी कि क्या वो साजन यानी तुम्हारा पति था? तो नायिका इस बात से मुकर जाती है, पलट जाती है और अपने सखी से कहती है कि नहीं, ये सखी नहीं, देखो ये साजन नहीं था, बल्कि वह तारा था। क्योंकि तारा, चंद्रमा रात के समय चारों तरफ यानी कि फैल जाती है, और बहुत ही बड़े पहट के समय वो चंद्रमा की जो प्रकाश होती है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए चंद्रमा को लेकर, तारे को लेकर देखो यहाँ नायिका ने अपने मुखरिया में लिया है। लेकिन जब सखी पूछती है तब उस बात के लिए साजन नहीं है करके वो पलट जाती है। आप समझ लिए होंगे। आगे की मुकरिया हम देखेंगे। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ये सखी साजन ना सखी ढोल। देखो, यानी कि इसमें शब्दार्थ है दूजा यानी दूसरा, कोई यानी कोई, वाके यानी उसके। देखो, वह आवे तब शादी होय, मेरे उस दिन दूजा और न कोय। नायिका कहती है कि उसके आने पर ही शादी होती है, और उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती, और उनके स्वर मुझे बहुत मीठे लगते हैं। देखो, उस दिन दूजा न कोई, हम दूसरों की उसी दिन, शादी के दिन दूसरों की बात नहीं करते, बल्कि साजन की ही बात होती है। साजन से ही शादी होगी, वो आने के बाद ही शादी की रस्म पूरी होगी, और उसके बोल मुझे मीठे लगते हैं। देखो, मीठे लगते हैं उसके बोल, और ये उसके मीठे बोल और साजन
की बात जब उसके मन में होती है नायिका के, तब उसकी सखी उसे पूछती है कि देखो कौन है वो जो कि तुम उसकी याद कर रही हो, उसका स्वर बहुत अच्छा लगता है, वो आने के बाद ही शादी होती है, ऐसा कौन है तुम्हारा साजन। तब वो नायिका पलट जाती है अपने साजन से और वो कहती है सखी से कि अरे देखो वो ढोल है न बल्कि मेरा साजन। देखो क्योंकि ढोल शादी में बजाया जाता है, चारों तरफ वातावरण आनंद आनंद होता है, और ये आनंदी वातावरण में क्या होता है कि बहुत ही सभी शोभायमान हो जाता है, सभी खुश होते हैं। तो इससे वो नायिका पलट जाती है और अपने सखी से कहती है कि वो ढोल शादी में जो बजाया जाता है वही ढोल की मैं याद कर रही हूँ जो शादी में बजाया जाता है। उस बात से ये नायिका अपने सखी से मुकर जाती है, बड़ी चतुराई से जवाब देती है। आगे देखो, ये हम समझ लिए होंगे। जब आगे का चरण, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोटा। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे पहले। भरी यानी भरकर, जल यानी पानी, तपन यानी गर्मी, बुझावे यानी बुझना, तन यानी शरीर, और लोटा यानी मांगने पर जल भर लाने वाला। अब देखो इसके हम जानकारी देखेंगे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। देखो नायिका कहती है अपने सखी से कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। देखो मन का भारी तन का छोटा, देखो उसका शरीर बहुत छोटा है लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। तो ये जब बात करती है तब सखी को लगता है कि यार ये साजन के बारे में नायिका बात कर रही है। लेकिन सखी जब पूछती है अपने नायिका से तब नायिका पलट जाती है और कहती है, जवाब देती है, नहीं सखी, अरे वह तो लोटा है। देखो जब मांगू तो जल भर लावे, मैं जब मांगती हूँ तब मेरी सेवा करने के लिए वो दौड़कर पानी लेकर आता है और मेरे मन की तपन बुझावे। देखो मेरे मन की पानी पीने से हमारा हृदय, हमारा दिल शांत हो जाता है, हमारे मन की तपन बुझती है ना, गर्मी बुझती है। देखो यानी कि ठंडक महसूस होती है जब प्यास लगती है ना, और पानी पीने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है ना। तब यानी कि जब ऐसा वो स्पष्टीकरण देती है, आश्चर्य से बात करती है, तब सखी को लगता है ये जरूर नायिका के बारे में ही कह रही होगी। और जब सखी पूछती है, अरे ये कौन है, ये साजन है, तुम उसकी याद कर रही हो, तुम्हारे मन की गर्मी बुझा रहा है ना, तुम्हारी सेवा कर रहा है। तब नायिका मुखर जाती है सखी से और कहती है, अरे मैं साजन की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो लोटा है। लोटा यानी देखो घड़ा छोटा जो कि जल भरकर लाता है, ये बात तो आपके समझ में आया होगा। अगला हम चरण देखेंगे। देखो बेर बेर सोहतई जगावे, ना जागू तो काट खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ये सखी साजन ना सखी मक्की। देखो इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। बेर बेर यानी बार बार, सोहतई यानी नींद से।
देखो, काटे यानी काटना, व्याकुल यानी बेचैन, हक्की बक्की यानी भौचक्का। इसका हमने शब्दार्थ देखा है। अब इसकी जानकारी देखेंगे। बेर बेर सोहतई जगावे, ना जागू तो काटे खावे। देखो, यानी नायिका कहती है कि वह मुझे बार बार जगाता है, सोने से उठा देता है, यानी सोते से जगाता है। यदि मैं नहीं जागती तो मुझे काटता है, यानी मुझे काटकर मेरी नींद हराम करता है। इससे मैं विकल यानी आश्चर्यचकित हो गई हूँ। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, यानी कि इस बात से मैं आश्चर्यचकित हो गई हूँ। देखो, मुझे नींद में से जगाता है, मैं अगर नहीं उठ खड़ी हुई तो मुझे यानी काटता रहता है, बार बार नींद में से जगाता है। और मैं इस बात से, उनके इस हरकत से मैं हक्की बक्की यानी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ऐसा भौचक्का। देखो, जब ये वर्णन करती है सखी के सामने, तब देखो सखी नायिका से पूछती है कि हे नायिका, कि वे कौन है? वे तो तुम्हारे साजन ही होंगे जो कि ऐसे हरकतें करते होंगे। तब नायिका उस बात से पलट जाती है और सखी से जवाब देती है कि अरे वो साजन नहीं बल्कि मक्खी है, क्योंकि मक्खी भी काटने से, या मक्खी भी काटती है, मक्खी के काटने से हम नींद में से जग जाते हैं। देखो, और उससे मुकर जाती है उस बात से, यानी कि अपने सखी से बहुत चतुराई से, बुद्धि कौशल्य से जवाब देती है। आपके समझ में आया होगा। आगे का हम देखेंगे चरण। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। देखो, इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। सुरंग यानी सुंदर रंग, और गुणवंत यानी गुणवान, चटकीलो यानी चमकदार, और तोता यानी पोपट जैसे मराठी में। तो इस बात की हम जानकारी देखेंगे इस चरण की। अति सुरंग है रंग रंगीलो, देखो, और है गुणवंत बहुत चटकीलो। देखो, यानी नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है। किसका? देखो, कह रही है। और वह रंग रंगीला है, अनेक रंगों का है। चाहे अनेक रंगों का होने के कारण, उसका रंग बहुत सुंदर होने के कारण, वह बहुत गुणी होने के कारण, क्या, और सुबह सुबह वह राम राम करता है, यानी राम का भजन गाता है। राम के भजन गाने बिना नहीं सोता है। तो ये जब बात अपने सखी के सामने कहती है नायिका, तब सखी उनसे पूछती है कि अरे तू किसका वर्णन कर रही है? वो बहुत सुंदर है, रंग रंगीला है, गुणवान है, राम का भजन गाने बिना नहीं सोता है। तो सखी के मन में एक आश्चर्य पैदा होता है कि फिर नायिका अपने साजन की बात कर रही है। तब नायिका सखी के सामने मुकर जाती है और कहती है कि मैं साजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं देखो तोते की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि तोता बहुत ही अति सुंदर होता है, सभी पक्षियों में सुंदर होता है, दिखने में सुंदर होता है, रंग रंगीला होता है, गुणवंत होता है। क्योंकि गुणवान इसलिए खुसरो जी कहते हैं कि जैसा हम बात करते हैं वैसा तोता कहता है। जैसे कि राम राम कहे तो राम राम भी कहता है,
राम के भजन भी जैसे हमने सिखाया वैसे गाता है। तो ये सब बातों से वो नायिका मुखर जाती है और तोते की बात करती है। आपके समझ में आया होगा। आगे का हम देखेंगे मुकरिया का चरण। अर्धनिशा वह आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। देखो अर्धनिशा, उसके शब्दार्थ हम देखेंगे इस चरण के। अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी भवन, बरने बरने यानी वर्णन कर सके, निरखत यानी देखते ही। देखो तो इस चरण का हम भावार्थ देखेंगे कि अर्धनिशा यानी आधी रात। नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता, और उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। देखो जब ये बात करती है नायिका सखी के सामने, तब सखी को आश्चर्य होता है कि अरे आधी रात में तुम्हारे घर कौन आया जो कि वो इतना सुंदर है, तुम उसका या उसके सुंदरता का वर्णन कर रही हो, और उसकी इतनी सुंदरता है कि उसके जैसा कोई सुंदर नहीं दिखता। देखो और मेरा हृदय उसकी सुंदरता से भर उठता है, आनंदित हो जाता है, मैं उसे देखकर खुश हो जाती हूँ। तो सखी पूछती है, जब ऐसा वर्णन नायिका करती है सखी के सामने, तब सखी पूछती है कि देखो हे सखी, हे नायिका, वे तुम्हारे साजन ही होंगे। किसके बारे में तुम ऐसी बात कर रही है, वो साजन ही होंगे। तब नायिका जवाब देती है आश्चर्यचकित होकर, उस बात से जो मन में आती है उससे पलट जाती है, मुकर जाती है। और देखो वह कहती है नायिका, अरे तुम साजन की बात कर रही हो, लेकिन साजन नहीं है, वो तो चंद्रमा है। मैं चंद्रमा की बात कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा आधी रात चारों तरफ फैल जाती है, बहुत ही सुंदर चारों तरफ वातावरण होता है, आनंद होता है। देखो और उसे देखते ही चंद्रमा यानी चांदनियों को देखकर सभी का मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जैसे कि हम छत पर गए और चांदनियों की ओर देखा तो हमारा हृदय शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और इतनी स्तब्ध निस्तब्ध शांति होती है। तो ये नायिका ने चंद्रमा से हमें समझा दिया है सखी से कि वे साजन नहीं है, बल्कि चंद्रमा है, चांद है, जो कि मेरे आधी रात में भवन में आता है। आप समझ लिए होंगे। आगे देखो, आगे का चरण हम देखेंगे। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। उसके शब्दार्थ देखेंगे उस चरण के। शोभा यानी सौंदर्य, बढ़ावन यानी बढ़ने वाला, छिन यानी क्षण भर, न्यारा यानी अलग। देखो 8 पहर यानी 3 घंटे का समय, मनोरंजन यानी मन प्रसन्न, और अंजन यानी काजल जो कि हम आंखों में लगाते हैं, इसकी हम जानकारी देखेंगे। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न्यारा। देखो यानी नायिका कहती है सखी के सामने, अरे उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, वह आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता, वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। देखो जब इसका वर्णन
नायिका सखी के सामने करती है तो सखी को आश्चर्य होता है। अरे किसकी बात कर रही हो तुम? शोभा सदा बढ़ावनहारा, कौन तुम्हारी शोभा बढ़ाता है? देखो, आँखिन से छिन होत न्यारा, एक क्षण भर आंखों से अलग नहीं होता, ऐसा कौन है? 8 पहर मेरो मनोरंजन, अरे 3 घंटे के समय यानी कि चारों 8 प्रहरों में मेरा मनोरंजन करता है, मेरा मन प्रसन्न करता है, ऐसा कौन है? देखो, जब सखी अपने नायिका से पूछती है तब नायिका बहुत ही आश्चर्यचकित होकर जवाब देती है और उस साजन की बात से पलट जाती है। अरे वो साजन नहीं है, बल्कि मेरे आँखों में लगाए जाने वाला अंजन है, जो कि काजल है, जिससे काजल लगने से आँखों की शोभा बढ़ती है और बहुत ही आँखें सुंदर दिखती है और सुंदर आँखें हर एक का ध्यान आकर्षित करती है। देखो, और वो चाहे प्रसन्न सभी को करती है। देखो, तो इस बात से फिर नायिका पलट जाती है, मुकर जाती है और सखी के लिए उत्तर होता है कि अरे वो तो मेरे आँखों का काजल है, जो कि मेरी आँखों की खुशी बढ़ा देता है। देखो, यानी कि मेरा ही मनोरंजन करता है 8 प्रहर, है ना। काजल लगने से क्या होता है? आंखों की खुशी बढ़ती है। ऐसे तो सखी उस बात को पूछती है साजन के बारे में, लेकिन नायिका उस बात से फिर पलट जाती है, मुकर जाती है। आप समझ लिए होंगे। आगे का चरण मुकरियां हम देखेंगे। जीवन सब जग जासो कहो, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। देखो, इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। जीवन सब जग जासो कहिए, जग यानी संसार, जासो यानी जिससे, कहे यानी कहना, बिनु नेक न धीरज रहे। देखो, नेक यानी तनिक भी, धीरज यानी धैर्य, हरे छिनक, छिनक यानी क्षण, में ही यानी हृदय, देखो निर यानी जल। तो इसकी हम जानकारी देखेंगे। तो नायिका कहती है, क्या कहती है कि जीवन सब जग जासो कहो, वा बिनु नेक न धीरज रहे। देखो, नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। देखो, हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर, और उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। देखो, जब ये बात करती है तब सखी नायिका को कहती है आश्चर्यचकित होकर, अरे तुम किसकी बात कर रही हो? साजन की, जो कि अरे यानी कि जिससे और इस संसार में जीवन भर उसी के कारण लोग तड़पते हैं, याद करते हैं, तू उसकी बात कर रही है और तुम्हें थोड़ा भी धैर्य यानी धीरज नहीं रहता, उसको हमेशा याद करती है, अगर वो नहीं मिलता तो बेचैन हो जाती है। देखो, यानी साजन की बात के जैसा जब वो वर्णन करती है तब, और वो फिर और भी कहती है, अरे वो एक क्षण भर में मेरा हृदय का कष्ट दूर कर लेता है। देखो, मेरा हृदय शांत कर देता है। जब ऐसी साजन के बारे में बात करने लगती है
नायिका तब आश्चर्यचकित होकर फिर सखी पूछती है, क्यों, क्या वे साजन है? तब वे जवाब देती है नायिका कि नहीं सखी, वे साजन नहीं है, वे पानी है। नीर यानी जल। देखो कि पानी, अगर हमें पानी पीने के लिए नहीं मिला तो सारे संसार के लोग, सारे पशु पक्षी, सारे जीव जंतु तड़प जाते हैं और उन्हें बेचैनी महसूस होती है। उन्हें थोड़ा भी तनिक भी धीरज यानी धैर्य नहीं हो रहता। देखो, जब वो पानी मिल जाता है किसी जीव को तो क्षण भर में हृदय शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन सुखी हो जाता है और खुश हो जाता है। देखो, फिर अपने नायिका से सखी जब बात करती है तब फिर नायिका मुकर जाती है इस बात से और पलट जाती है और कहती है कि मैं किसी साजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो पानी की बात कर रही हूँ। देखो, आप समझ लिए होंगे। आगे का चरण हम देखेंगे। बिन आए सबही सूख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। देखो, हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। सबही यानी सभी, भूले यानी भूलना, देखो फूले यानी पुलकित हो जाना, सीरा यानी ठंडी, भई यानी हुई, लगावत यानी लगाते ही, छाती यानी हृदय, पाती यानी पत्र। इसके हमने शब्दार्थ देखे। हम ये अंतिम मुकरियों का चरण देख रहे। बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। देखो, नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। देखो, कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो जाते हैं। देखो, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। और उसे छाती से जब वो आता है तो उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब ये ऐसी बात करती है नायिका, तब सखी को लगता है फिर नायिका साजन के बारे में बात कर रही है। देखो, और फिर नायिका इस बात से पलट जाती है, मुकर जाती है और वो कहती है, क्या कहती है कि अरे वह साजन नहीं है बल्कि वह पाती यानी पत्र है। देखो, जब पत्र आता है तब चाहे पत्र के माध्यम से मनुष्य का हृदय, नायिका का हृदय देखो सुखी हो जाता है, उसे आनंद मिलता है और उसके मन की बेचैनी शांत हो जाती है। देखो, वह सब दुख भूल जाती है और जब नहीं आता है तब दुखी रहती है, लेकिन जब आता है तब उसके सभी अंग पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साजन का ही पत्र आया होगा। देखो, पहले ज़माने में पत्र की बात होती थी, आज भी है, लेकिन उसका महत्व थोड़ा कम हुआ है। लेकिन पहले ज़माने में जब कोई साधन नहीं थे तब पत्र ही यानी सबको सुख देने का, खुश करने का, आनंदित करने का काम करते थे। तो नायिका उस पत्र को अपने छाती से लगाती है और उसका हृदय शांत हो जाता है, उसकी बेचैनी नष्ट हो जाती है। तो ये जब बात करती है नायिका, तब सखी उसे पूछती है,
अरे किसके बारे में तुम बात कर रही हो? फिर साजन की बात कर रही हो? अरे वो साजन ही होगा जिससे कि तुम छाती से लगाकर तुम्हारा हृदय शीतल हो जाता है, बेचैनी नष्ट हो जाती है, तुम आनंदित हो जाती हो, सभी दुख भूल जाती हो, उससे तुम्हें सुख जो मिला है वह साजन ही होगा। लेकिन फिर नायिका मुखर जाती है, पलट जाती है और कहती है सखी से, अरे वो साजन नहीं है बल्कि वो पत्र है। देखो, आज हमने इस बहुत ही प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जी, उसकी हमने मुकरियाँ देखी। अनेक उन्होंने ऐसे ढुकसले, पहेलियाँ, मुकरियाँ, उलटबासियाँ, दोहे, घरेलू नुस्खे लिखे हैं। तो आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ छात्रों ने भी कुछ पहेलियाँ लिखनी चाहिए। जैसे कि मैं एक दो आपको पहेलियाँ दूंगा, जो कि बुझ पहेलियाँ। इसमें क्या होता है कि बुझ पहेलियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उत्तर दिया जाता है, उसे बुझ पहेलियाँ कहते हैं। जैसी एक बुझ पहेलियाँ हम देखेंगे, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उत्तर है। हाड़ की देही उज रंग, लिपटा रहे नारी के संग, बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। इसका उत्तर क्या है? बुझ पहेलियों में ही है, उत्तर है नाखून। देखो, दूसरा है, हम देखेंगे पहेलियाँ बिन बूझ पहेलियाँ। बिन बूझ पहेलियाँ क्या होती है? इसमें उत्तर नहीं होता है, जिनका उत्तर इस बिन बूझ पहेलियों में ढूंढना पड़ता है। मैं एक यहाँ बिन बूझ पहेलियाँ दूंगा। जैसे एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। देखो, इसका उत्तर क्या है? हमें इसमें ढूंढना पड़ता है। वह उत्तर है आसमान, आकाश। देखो, तो ऐसे बुझ पहेलियाँ, बिन बुझ पहेलियाँ अमीर खुसरो जी ने बहुत सारा साहित्य लिखा है और हिंदी साहित्य में वो प्रसिद्ध हुए, जो कि आज उनकी मुकरियों की जानकारी हमने इस ए सखी में देखी है। मुझे लगता है आपको ये सखियों में जो मुकरियाँ बहुत बड़ी चतुराई से नायिका अपने साजन की बात करते करते उस बात को बुद्धि चातुर्य से पलट जाती है और अपने सखी से अलग अलग प्रकार का जवाब देती है। तो इस बात की ये सखी में हमने जानकारी देखी। मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।